दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। अमानतुल्लाह खान उस समय वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। कोर्ट ने कहा, एक विधायक या सार्वजनिक व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बार बार जांच एजेंसी के समन का अनादर करना जांच में बाधा पहुंचाने के बराबर है। मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया हुआ है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, अगर आपको अग्रिम जमानत दे दी जाती है तो इससे जनता का न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास टूटेगा और अराजकता फैलेगी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं है, उन्हें समन का पालन नहीं करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जांच अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और खान को उनके सामने पेश होकर अपना रुख साफ करना चाहिए। ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने मामले में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई निचली अदालत में खारिज हो जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की प्राथमिक और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतों पर आधारित है। कोर्ट ने विधायक से जांच में पूरी तरह सहयोग करने के लिए कहा और कहा कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना भी सार्वजनिक सेवा है, क्योंकि जनता किसी जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कानूनी प्रतिनिधि से जानने की हकदार है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके रवैये पर भी कई सवाल खड़े किए। इसके बाद जस्टिस शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में जांच एजेंसियों को सार्वजनिक हस्तियों द्वारा किसी भी धमकी, प्रभाव या परहेज के बिना जांच करने और नागरिकों की ओर से अपने कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के समन को बार बार नकारना कानूनी तौर पर गलत है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने जजमेंट में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच के दौरान जमा किए गए अहम सबूतों से पता चलता है कि आवेदक ने कथित तौर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध तरीके से भर्तियां की, बोर्ड की संपत्तियों को अनुचित तरीके से पट्टे पर देकर अपनी भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों से अपराध की आय की रूप में मोटा पैसा बनाया। यह सब 2015 के बाद तब हुआ जब वे DWB के अध्यक्ष और ओखला विधानसभा के विधायक के रूप में एक लोक सेवक थे। अवैध तरीके से कमाई गई रकम से अपने करीबी साथियों जीशान हैदर, दाऊद नासिर और अन्य के नाम से अचल संपत्ति खरीदी। उन्होंने जीशान हैदर और दाऊद नासिर जैसे बेनामीदारों के नाम से अचल संपत्ति बनाई। साथ ही वे जमीन की असल संपत्ति छिपाकर जो सेल्स वैल्यू के मुकाबले बहुत कम थी। कोर्ट ने कहा कि विधायक के पास अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं था और जांच एजेंसी उन्हें बुला रही थी तो वे जांच में शामिल होकर अपनी स्थिति साफ करते। दरअसल ईडी ने विधायक के परिसरों पर छापे मारे थे। उसने दावा किया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती के माध्यम से बड़ी रकम हासिल की और उसका अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए निवेश किया है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ऐसे लोग कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं, कितनी नीच सोच भरी पड़ी है। महिलाओं के प्रति एक विदेशी महिला की फोटो को फोटोशॉप करके भारत सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी की बता रहा है। इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना चाहिए। क्या राहुल गांधी को अमेठी में हार का डर सताने लगा है या उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी में फ्लॉप हो गया? अमेठी अगर कांग्रेस का गढ़ है तो राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से ही चुनाव लड़ते तो समझा जा सकता था कि उन्होंने स्मृति ईरानी का ओपन चैलेंज स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे तो यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से चुनाव में एक बार फिर पटखनी खाने का डर है। बात करें अमेठी की तो स्मृति ईरानी आज पूर्ण रूप से अमेठी की मिट्टी से जुड़ चुकी है। गांव गांव, घर घर, गली गलियारों का अच्छे से जानती है और समझती है, इसलिए उनकी लोकप्रियता आज भी अमेठी में बरकरार है। इन्हीं सब को देखते हुए कांग्रेसी चमचे बुरी तरह बौखलाए तिमतिमाए हुए हैं, इसलिए तो इतनी नीच हरकत करने लगे हैं।
कांग्रेस नेता अरुणेश कुमार यादव ने 9 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक एडिटेड फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके उस पर घिनौनी टिप्पणी की। फोटो में अरुणेश कुमार ने स्मृति ईरानी को बेली डांसर दिखाने का प्रयास किया। साथ ही लोगों से कहा कि जो इस अप्सरा को पहचानेगा उसकी आईडी प्रमोट की जाएगी। अरुणेश कुमार की आईडी से यह फोटो शेयर करते हुए लिखा गया, फोटो पुरानी है लेकिन इस अप्सरा को पहचानो, जो पहचान कर सही जवाब देगा उसकी आईडी को प्रमोट किया जाएगा। इस फोटो में एक बेली डांसर के तौर पर स्मृति ईरानी को दिखाने का प्रयास हुआ है। फोटो में कांग्रेस नेता ने एक तुर्की की बेली डांसर की फोटो की जगह स्मृति ईरानी का चेहरा लगाया है। इस घटिया हरकत के बाद कांग्रेस नेता अरुणेश यादव के खिलाफ शिकायत दायर हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने अपना पोस्ट भी डिलीट कर दिया। लेकिन पोस्ट डिलीट करने से उनकी थू-थू होना बंद नहीं हो रही है। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि उनसे यह पोस्ट गलती से हो गया था। अपने ताजा पोस्ट में उन्होंने कहा, मेरी ट्विटर आईडी से 2 दिन पहले त्रुटिवश एक मॉर्फ्ड फोटो पोस्ट की गई थी जो कि इंटरनेट पे पड़ी थी, जिसकी जानकारी मुझे मिलते ही मैंने उस फोटो को ट्वीट को डिलीट कर दिया था। यदि मेरे उस ट्वीट से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो उसके लिए मुझे खेद है। बता दें कि स्मृति ईरानी की छवि को इस प्रकार धूमिल करने का प्रयास कोई नया नहीं है। अमेठी में जब से उन्होंने राहुल गांधी को हराया है उसके बाद से उन पर पर्सनल अटैक होते रहे हैं। 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस पास की थी। 2022 में कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा था कि स्मृति ईरानी सिर्फ अपने लटके झटके दिखाने आती है। 2021 में यूपी कांग्रेस ने 20 सेकंड की वीडियो शेयर करते हुए ईरानी के लिए अपशब्द कहे थे। 2020 में ही विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ एफआईआर हुई थी। शशांक भार्गव ने स्मृति ईरानी के लिए कहा था, हमारी एक केंद्र सरकार में मंत्री है। पहले भी जब मूल्य वृद्धि होती थी तो वह चूड़ियां लेकर घूमा करती थी। वह प्रधानमंत्री मोदी जी की बेहद करीबी है और उनकी प्रिय है। चूड़ी तो क्या वह सब कुछ दे सकती है। उन्हें वह चूड़ियों के साथ कुछ भी भेंट कर जनता के हित में मोदी जी से निवेदन करे कि तुरंत मूल्य वृद्धि वापस ले। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कंफ्यूज्ड विपक्ष को खुद ही नहीं पता कि सीएए के विरोध का कारण क्या ढूंढे। विरोध के लिए इसमें ऐसा क्या है? इसमें तो विस्थापितों शरणार्थियों के लिए भलाई की बात है। किसी समुदाय का हक तो छीना नहीं जा रहा। अदनान सामी जैसे मुस्लिमों को तो रास्ता पहले की तरह आज भी खुला है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और अफ्रीकी अमेरिकी सिंगर मेरी मिलबेन ने इसका समर्थन कर खुशी जताई है। हालांकि विपक्षियों ने जमकर मजाक इसका उड़ाया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सीमा हैदर पर तंज कसा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि सीमा हैदर वास्तव में किस बात का जश्न मना रही थी, जबकि वह पाकिस्तान से प्रताड़ित अल्पसंख्यक नहीं थी। प्रियंका चतुर्वेदी एक्स पर पोस्ट कर लिखती है, आखिर वह किस बात का जश्न मना रही है, चूंकि न तो वह दिसंबर 2014 से पहले भारत आई है और न ही वह पाकिस्तान से प्रताड़ित अल्पसंख्यक है। इसके अलावा अमेरिकी नागरिक बहन मेरी मिलीबेन भी अमेरिका में जश्न मना रही है। गजब। प्रियंका चतुर्वेदी के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने उनकी बोलती बंद करते हुए लिखा, आपको पड़ोसी देश में सताए गए हिंदुओं की परवाह नहीं है, लेकिन अमेरिकी नागरिक सताए गए ईसाइयों की परवाह करते हैं। आईने में देखें और खुद से पूछे कि आपका दिल उन युवा लड़कियों के लिए क्यों नहीं धड़कता जिनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तित कराया जाता है। दरअसल मेरी मिलबेन ने सीएए के कार्यान्वयन को शांति की दिशा में एक मार्ग बताया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह लोकतंत्र का सच्चा कार्य है। सीएए के लागू होने पर सीमा हैदर ने खुशी जताई और कहा, भारत सरकार ने आज हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। हम इससे बहुत खुश हैं और इसके लिए सरकार को बधाई देते हैं। सचमुच मोदी जी ने जो वादा किया था वह कर दिखाया है।
हेदर ने एक वीडियो संदेश में कहा कि मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगी और उन्हें धन्यवाद देते रहूंगी। इस खुशी के मौके पर मैं अपने भाई वकील एपी सिंह को उनके काम के लिए बधाई देती हूं, क्योंकि अब इस कानून से मेरी नागरिकता संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाएगी। वहीं मेरी मिलबेन ने एक्स पर लिखा, एक ईसाई आस्थावान महिला और धार्मिक स्वतंत्रता की वैश्विक समर्थक होने के नाते मैं आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की घोषणा करने वाली मोदी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार की सराहना करती हूं, जो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों और पारसियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। वहीं पूरे देश में सीएए कानून लागू होने के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यदि असम में कोई राजनीतिक दल सीएए का विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और असम सरकार किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल के कारण सरकारी या गैर सरकारी संपत्तियों का होने वाला आर्थिक नुकसान की भरपाई भी उनके लिए जिम्मेदार संगठनों से की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने पहले से ही डेटा के साथ लाठी भी तैयार कर लिया है। प्रदेश में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर से एक बड़ी खबर सामने आई है। ऐसी संभावना है कि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस खबर के बाद कुछ वर्गों में खतरे की घंटी बज गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। दरअसल सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में गुजरात की 14, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 16, असम की 14 और उत्तराखंड की 5, कुल 5 राज्यों की 62 सीटों पर चर्चा हुई। लेकिन 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और हरीश रावत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम सूची में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यह राजनीतिक दिग्गज लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इन नेताओं ने अपनी जगह नए नेताओं के नामों को आगे किया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी जगह अपने बेटे वैभव गहलोत के नाम पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के केंद्रीय पैनल ने जालोर सीट से वैभव के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि बैठक में अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर पर चर्चा नहीं हुई। सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद नकुलनाथ संभवतः फिर से इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसी तरह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए हरिद्वार से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। वे चाहते हैं कि उनकी जगह उनके बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया जाए। छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट ने आश्वासन दिया है कि वे चुनाव लड़ने के बजाय राजस्थान की 4 लोकसभा सीटों पर फोकस करेंगे। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने यह भी कहा कि वे छत्तीसगढ़ में पार्टी में सुधार लाने का काम करेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में असम की भी 14 सीटों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या कांग्रेस अपना गठबंधन बरकरार रख पाएगी या नहीं। गौरव गोगोई किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, अभी यह स्पष्ट नहीं है। उनकी पिछली सीट कलियाबेर परिसीमन के कारण बदल गई है। सूत्रों के मुताबिक वे अपने दिवंगत पिता तरुण गोगोई के गृह क्षेत्र जोरहाट से टिकट की तलाश में हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 15 मार्च को होगी, जिसमें महत्वपूर्ण राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते। खड़गे के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे अपने दामाद राधा कृष्णन डोडामणि को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। खड़गे गुलबर्गा से 2 बार जीते थे, लेकिन 2019 में हार गए। तब से वे राज्यसभा में हैं और वे विपक्ष के नेता हैं। उच्च सदन में भी अभी उनके 4 साल और बचे हैं। खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में हैं। प्रियांक भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते।
मल्लिकार्जुन खड़गे का मानना है कि वे एक सीट तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि पूरे देश पर फोकस करना चाहते हैं। कांग्रेस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव नहीं लड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाल ही के वर्षों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने चुनाव लड़ा और जीता है। हालांकि राहुल गांधी 2019 में स्मृति ईरानी से पार्टी का गढ़ हार गए थे। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने पत्रकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की इन दलीलों पर गौर किया कि वे गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे हैं। पीठ ने आदेश दिया, अगले आदेशों तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट से टीवी न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड में सुधीर चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय आदिवासी संघ से जुड़े युवाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आज तक टीवी चैनल के एडवाइजर एडिटर सुधीर चौधरी को झारखंड पुलिस द्वारा आदिवासी समुदाय के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद की गई कथित टिप्पणियों पर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चौधरी द्वारा 3 सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य याचिका पर नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि रांची द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर इस बीच पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की और उनकी याचिका अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं बनता। आदिवासी सेना द्वारा दायर शिकायत पर SC/ST एक्ट की धारा 3 उपधारा 1R, 3 उपधारा S और 3 उपधारा 1U के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में कहा गया था कि आज तक चैनल के एंकर सुधीर चौधरी ने अपनी खबर में कहा कि हेमंत सोरेन को चार्टर प्लेन और सुविधा युक्त जिंदगी जीने की आदत लग गई है, पर सीएम पद जाने के बाद हालात बदल गए हैं। अब उन्हें जंगल में आदिवासी की तरह रहना पड़ेगा, जैसा वे 30-40 साल पहले रहा करते थे। उनके लिए यह काफी मुश्किल होगा। आदिवासी समाज को एवं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट के एंकर सुधीर चौधरी द्वारा यह टिप्पणी की गई। शिकायत में कहा गया था कि ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष में ग्रसित एक व्यक्ति है, जिनकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उनके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उनको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। आज देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो देश के पूरे जुडिशियल सिस्टम की अभिभावक भी है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। केंद्र सरकार की ओर से सोमवार 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंगलवार 12 मार्च को बड़ा बयान सामने आया है। लेकिन इसी बीच उनके लिए चाणक्य की भूमिका निभा चुके उनके करीबी ने बड़ा टेंशन दे दिया है। CAA पर ममता बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कह दिया कि बंगाल में किसी भी सूरत में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दिया जाएगा। सीएम ममता ने CAA कानून को लेकर कहा कि इसको हटाओ। अब इसी बीच पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का आगामी लोकसभा चुनावों में क्या हाल होगा, इस पर ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर ने एक मीडिया संस्थान से बात की। प्रशांत किशोर ने इस बातचीत में अपना दावा किया कि भाजपा बंगाल में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम हैदराबाद डायलॉग्स में बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भाजपा हर मायने में बंगाल में टीएमसी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लोकसभा चुनाव में बंगाल से चौंकाने वाले नतीजे देखने के लिए तैयार रहिए, जो कि भाजपा के पक्ष में होंगे। जब मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में
बंगाल में सिंगल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी तो कुछ लोग कह देते हैं, अरे तुम तो भाजपा के एजेंट हो इसलिए ऐसा कहते हो। अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो प्रोफेशनली मैं ईमानदार नहीं कहलाऊंगा। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं, मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मुझे वही करना है जैसा पार्टी चाहती है, लेकिन यह तथ्य है, यह न्यूज जाते ही बंगाल में लोग मुझे भाजपा का पिट्ठू बोलेंगे, लेकिन आप नतीजे देखेंगे तो पता चलेगा। मैं देख पा रहा हूं बीजेपी बहुत बड़ा कमबैक बंगाल में करने वाली है, जो कि टीएमसी समर्थकों के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। मैं टीएमसी का कठिन समय देख पा रहा हूं। वहीं इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सीएए पर बौखलाहट दिखाते हुए कहा कि मैंने एक ऐसी बीजेपी बेकार पार्टी कभी नहीं देखी, वह महिलाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि असली हिंदू का मतलब यह नहीं होता कि बाहरी लोगों को हिंदू बनाया जाए। उन्होंने सीएए लागू होने से लेकर यह बात की कि मुझे संदेह है कि उनकी ओर से लाया गया कानून वैध भी है या नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 में असम में एनआरसी के नाम पर 19 लाख में से 13 लाख बंगाली हिंदू को लिस्ट से हटा दिया गया था। कई लोगों ने आत्महत्या की थी। मैं पूछती हूं, अगर वे लोग दरखास्त करेंगे तो क्या उन्हें नागरिकता मिलेगी? उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा? उनकी संपत्ति का क्या होगा? इससे आपके सभी अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, आपके पास कोई अधिकार नहीं बचेगा। यह अधिकार छीनने का खेला है, आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाएगा। केंद्र सरकार सुन ले, मैं बंगाल से किसी को भी जाने नहीं दूंगी। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।